चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो का उद्देश्य आपके उन सवालों का जवाब देना है जिन्हें आप समय अभाव के कारण भरी ओपीडी में डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, जैसे डायबिटीज़ क्या है और क्यों होता है, क्या ये केवल आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी है या और कोई भी कारण हो सकता है, क्या डायबिटीज़ है तो मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा सकता और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं तो भी क्या दवा लेना ज़रूरी है, क्या मेरी डायबिटीज़ की दवा कम या बंद हो सकती है, क्या डायबिटीज़ में मैं इंसुलिन से बच सकता हूँ चाहे कितनी भी गोलियाँ खानी पड़े, क्या डायबिटीज़ के लिए एलोपैथी दवाइयों के सिवाय कोई विकल्प है। मेरा पड़ोसी डायबिटीज़ के लिए आधी गोली रोज़ लेता है जबकि मुझे 3 गोली लगती है, ऐसा क्यों। इन सभी सवालों का धीरे धीरे आपको उत्तर मिलता जाएगा। डायबिटीज़ यह पूरे विश्व में खासकर भारत में तेज़ी से बढ़ने वाला रोग है जो जल्द ही भारत को विश्व की डायबिटीज़ राजधानी बनाने की राह पर है। इसको रोकने व सामना करने के लिए डॉक्टर्स के साथ साथ ज़रूरी है कि पेशेंट्स भी पूरी तरह डायबिटीज़ को समझ लें। अत्यंत सरल भाषा में कहा जाए तो डायबिटीज़ यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा खाली पेट सुबह 127 मिलीग्राम से और खाने के ठीक 2 घंटे बाद 160 मिलीग्राम से ज़्यादा होना। अब रक्त में ग्लूकोज कहाँ से आता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो पेट के आंतड़ियों में जाकर उसको पचाकर मुख्यतया ग्लूकोज में बदलता है और वही ग्लूकोज वहाँ से रक्त में मिलकर पूरे शरीर को 24 घंटे ऊर्जा देता है। खासकर दिमाग को उस ऊर्जा की 24 घंटे ज़रूरत होती है। ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलाव। हमें सीधे ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं मिलती बल्कि ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का कार्य हमारे पेट के अंदर पैंक्रियास नामक ग्रंथि इंसुलिन नामक एक तत्व द्वारा करती है। अगर इंसुलिन किसी भी कारण से कम हुआ तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की ऊर्जा नहीं बन पाती और रक्त में अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज बढ़ जाता है। ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं, एक खाली पेट, दूसरा भरे पेट। खाली पेट यानी पेशेंट ने पिछले 8 घंटे कुछ न खाया हो। हाँ, इस बीच पेशेंट पानी ज़रूर पी सकते हैं। भरे पेट वाली टेस्ट को पोस्ट मील टेस्ट कहा जाता है। पोस्ट मील टेस्ट खाने से ठीक 2 घंटे बाद करवाई जाती है। इसमें खाना जब से शुरू किया जाए उसको शून्य माने और वहाँ से 2 घंटे बाद टेस्ट कराएं। एक बार खाना समाप्त हुआ तो 2 घंटे तक कुछ न खाएं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ पहले से ही है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसने आज और कम से कम पिछले 3-4 दिन ठीक से डायबिटीज़ की गोलियां या इंसुलिन लिया हुआ है, तो ही उसके डायबिटीज़ उन दवाओं से ठीक तरह से कंट्रोल में है या नहीं यह पता चल सकेगा। डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण आनुवंशिक यानी जीन्स हैं। उन्हें सपोर्ट करने वाले कई कारण हैं, जैसे खान पान की बदली या गलत शैली अपनाना, ओवरवेट या मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना यानी जीवन शैली में बैठक ज़्यादा होना व व्यायाम की कमी होना, स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव होना। आनुवंशिकता अगर लोडेड गन है और बाकी सब फैक्टर्स ट्रिगर, तब डायबिटीज़ नाम की गोली चल जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता तो है किंतु कम मात्रा में, या जितना बन रहा है उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यह सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही होता है और डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ चला जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण हैं आनुवंशिक, पैंक्रियाटाइटिस या अन्य पैंक्रियास की बीमारियां जिससे उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें शरीर अपने खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनाकर पैंक्रियास को नष्ट कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट में सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रहा, या फिर इंसुलिन तो बन रहा है किंतु किसी कारणवश शरीर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी हमारे शरीर में सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और ग्लूकोज लेवल रक्त में बढ़ता जा रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है। इसका सीधा मतलब यह गर्भावस्था यानी जेस्टेशन के दौरान ही शुरू होता है और सही मायनों में अगर यह डिलीवरी के बाद ख़त्म हो गया तभी ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाएगा। तली हुई चीज़ों से व तेल से ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ता है। जिस तरह वजन की माप किलो में होती है उसी तरह ऊर्जा की माप कैलोरीज से होती है। जिस खाद्य पदार्थ की जितनी कैलोरिक वैल्यू होगी वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा उतनी ही बढ़ाएगा। जैसे 100 ग्राम शुगर से 400 कैलोरीज और 100 ml तेल से 900 कैलोरीज मिलती हैं।
सरल भाषा में, यदि शरीर की ऊर्जा की ज़रूरत पूरी हो गई तो खून में मौजूद ग्लूकोज ऊर्जा में नहीं बदलेगा और वह रक्त में बढ़कर डायबिटीज़ की ओर बढ़ेगा। तली हुई चीज़ें इस प्रकार ऊर्जा बनाकर रक्त में मौजूद ग्लूकोज का उपयोग होने से रोककर उसकी लेवल रक्त में बढ़ाती हैं। आनुवांशिकता का रोल। एक सामान्य इंसान में यदि उसके माता पिता में से एक को डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। वहीं यदि माता पिता दोनों को हो तो आम इंसान के मुकाबले उस इंसान में वही संभावना 50% तक बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के लक्षण। कई बार शुरुआत में कई दिनों तक कोई लक्षण नहीं होता, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। बाद में बार बार पेशाब आना, भूख ज़्यादा या प्यास ज़्यादा लगना, वजन घटना पर कभी कभी बढ़ना, थकान या कमज़ोरी या घाव न भरना, रात में पेशाब बार बार आना, फोड़े या फुंसियाँ या खुजली होना, धुंधला दिखना व पैरों में झुनझुनी होना। यह लक्षण ना होते हुए भी किन्हें स्वयं होकर डायबिटीज़ के लिए चेक कराना चाहिए? जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो, जिन्हें मोटापा हो, जिनके माता या पिता या दोनों को या भाई बहन में किसी को डायबिटीज़ हो, उन्हें स्वयं होकर डायबिटीज़ के लिए चेक कराना चाहिए। डायबिटीज़ हो गया यह पता चलने के बाद पेशेंट्स की 2 तरह की रिएक्शंस होती है। पहली, डिप्रेशन, जैसे कि ज़िंदगी खराब हो गई, मीठा बंद हो गया और जीवन भर दवाई कौन खाएगा। दूसरी, इग्नोरेंस, अरे क्या होगा, डॉक्टर लोग तो बोलते रहते हैं, भला मीठा कौन छोड़ सकता है। तो डायबिटीज़ होने का पता चले तो क्या करें? उसे शालीनता और गंभीरता से स्वीकार करके डैमेज कंट्रोल की नीति बनाएं, यानी डायबिटीज़ ना हो, और अगर हो भी गया तो बिना दवाई कंट्रोल में रहे। यदि दवाइयाँ लगे भी तो मिनिमम दवाइयाँ लगें और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके तो इंसुलिन से बचा जाए। डायबिटीज़ होने के बाद मैनेजमेंट। यदि खाने के बाद का लेवल 160 से ज़्यादा है किंतु 200 से कम, तो पहले 1 महीने डॉक्टर की सलाह लेकर अपने जीवन शैली में बदलाव करके डायबिटीज़ बिना दवाई के कंट्रोल करें। मीठा, तला और चाय कम कर लें। वॉक और एक्सरसाइज करना बढ़ा लें। डायबिटीज़ संबंधी सरल शरीर विज्ञान। शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है, यानी ग्लूकोज द्वारा। भोजन में यदि मीठा या तला हुआ ज़्यादा हो तो वह ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनाता है। यदि वह ऊर्जा उपयोग में नहीं आए तो अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में घूमेगी और यह अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में चर्बी के रूप में जमा होता जाता है। यही एक्स्ट्रा की चर्बी विपरीत परिस्थितियों में वापस ग्लूकोज बनाती है, जैसे भोजन के ना मिलने पर, उपवास करने पर, एक्सरसाइज इत्यादि में अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा लगने पर। यानी सादी भाषा में यदि हमें अपने रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 160 से कम रखनी है तो या तो इंटेक घटाना होगा या ऊर्जा का इस्तेमाल यानी एक्सरसाइज बढ़ाना होगा। डायबिटीज़ में प्रथम लक्ष्य, किसी भी हालत में हमारी शुगर लेवल को खाने के 2 घंटे बाद 200 तक सीमित रखना है। इसी लक्ष्य से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से रुकते हैं। पोस्ट मील शुगर 200 से कम रहे उसके लिए मीठा, तला, आलू व चावल रिस्ट्रिक्ट यानी कम करें। भरपेट भोजन ना करें। यदि दवाई चल रही है तो ज़्यादा समय खाली पेट भी ना रहें। भोजन यानी इंटेक को 4 हिस्सों में बांटें, थोड़ा थोड़ा कर 4 बार खाएं। मीठा या मीठे फल इन 4 बार में से 1 बार अलग से खाएं, क्योंकि भोजन के साथ साथ खाएंगे तो पीक लेवल बढ़ेगी। डायबिटीज़ में कौन सा तेल खाना चाहिए? तेल कोई भी हो पर कम ही खाना चाहिए। इसे बदल बदल के खाने से लाभ होगा। मूंगफली, करडी, सोयाबीन, सनफ्लावर सब बदल बदल कर तथा घर का बना देसी घी भी खा सकते हैं, पर कम मात्रा में। डायबिटीज़ में चावल क्यों मना करते हैं? चावल व गेहूं इत्यादि की कैलोरिक वैल्यू समान होने के बावजूद चावल के पेट भरने की क्षमता कम है, तो ज़्यादा खाना पड़ता है और जल्दी पच जाने से भूख जल्दी लगती है। इसलिए डायबिटीज़ में चावल मना या कम खाने के लिए कहा जाता है। क्या डायबिटीज़ में फ्रूट जूस पी सकते हैं? फ्रूट जूस टालना चाहिए, क्योंकि वह जल्दी एब्जॉर्ब होकर हमारी 200 की लिमिट को जल्दी पार करेगा। और फ्रूट भी अलग से शाम के स्नैक्स की जगह खाने हैं, ना कि भोजन के साथ या उसके तुरंत बाद। फ्रूट्स में फ्रूट जूस के मुकाबले फाइबर का भी एडवांटेज होता है। डायबिटीज़ में मीठा खाने का मन करे तो क्या करें? अब इंटरनेट पर या डॉक्टर से सलाह लेकर हर खाने की चीज़ों की कैलोरिक वैल्यू जानकर एक्सचेंज तरीका अपनाएं। जैसे 1 चपाती और 1 रसगुल्ले की कैलोरिक वैल्यू यदि समान है तो भोजन में 3 चपाती के बजाय 2 चपाती और 1 रसगुल्ला खा सकते हैं।
मानव स्वभाव है कि जो चीज़ मना की जाती है वो चीज़ खाने या करने की ज़्यादा इच्छा होती है। इसलिए बिल्कुल मीठा त्यागने की बजाय एक्सचेंज तरीका अपनाएं। सब खाओ पर कम खाओ, इस विचार को अपनी जीवन शैली में लाएं। ऊर्जा खर्च करने के सरल तरीके। यह ओरिएंटेशन अंदर होना चाहिए कि मेरे अंदर की भोजन से मिली ऊर्जा खत्म करनी है ताकि ये जमा ना हो। उसके लिए छोटे छोटे काम स्वयं करने का प्रयत्न करें ताकि कैलोरीज खर्च होती रहे। हफ्ते में 6 दिन 30 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज यानी जॉगिंग या स्कूलों में सिखाई हुई पीटी करें, या फिर रोज 45 मिनट का तेज वॉक, जिसे शुरू में 5-10 मिनट करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। अगर खाने के बाद की शुगर यानी पोस्ट मील शुगर 200 से कम हो तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट डाइट अपनाएं। मीठा, तला, आलू, चाय कम करें या बंद कर दें। शराब, तंबाकू बिल्कुल बंद कर दें। पेट भर से कम खाना खाएं। हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज या वॉक से कई बार 1-2 साल भी बिना दवा के डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है, लेकिन शुगर हर महीने चेक करवाते रहें। पेशेंट्स के लिए डायबिटीज़ की दवाइयों का सरल विवरण। सबसे महत्वपूर्ण, इंसुलिन इंजेक्शन। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन पेशेंट में बन ही नहीं रही, इसलिए डायरेक्ट इंसुलिन ही उपचार का मुख्य स्तंभ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी इंसुलिन ही मुख्य आधार है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आखिर जब ओरल दवाइयाँ असर करना छोड़ देती हैं तब इंसुलिन शुरू किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण दवाई है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, मुख्यतया मेटफॉर्मिन। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों व लीवर में स्थित इंसुलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके सेंसिटाइज करता है ताकि जो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो पा रही वो शरीर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। मेटफॉर्मिन के अन्य फायदे भी हैं। यह भूख कम करके वजन कम करती है और यह बिल्कुल सेफ है और हाइपोग्लाइसेमिया, जिसे शुगर बिल्कुल कम हो जाना कहते हैं, वह नहीं करती। डायबिटीज़ की तीसरे प्रकार की दवाइयाँ। ये दवाइयों का ग्रुप जो पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर करके उसमें से इंसुलिन एक प्रकार से निचोड़ता है। इसमें 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं: शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग और लार्ज एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग खून में कम समय रहकर यूरिन द्वारा बाहर आ जाती है। मीडियम एक्टिंग खून में मध्यम समय के लिए रहती है। लार्ज एक्टिंग दवाइयाँ ज़्यादा समय खून में रहकर शुगर कम करने का कार्य करती रहती हैं। इससे हाइपोग्लाइसीमिया की चांस ज़्यादा हो जाती है। चौथे प्रकार की दवाई वोग्लिबोस, अकारबोस इत्यादि। ये पाचन क्रिया के बाद ग्लूकोज को अतड़ियों से खून में एब्जॉर्ब होने से रोकती है। इससे ब्लड शुगर की लेवल बढ़ने से रुकती है। पांचवा प्रकार ग्लिप्टिन्स। ये अपेक्षाकृत नई, थोड़ी महंगी व डुअल मैकेनिज्म से काम करती है। पहला मैकेनिज्म पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाना है। दूसरा मैकेनिज्म लीवर इत्यादि में पहले से जमा ग्लूकोज स्टोरेज यानी ग्लाइकोजन को वापस रक्त में जाने से रोकना। दवाई का चयन। दवाई लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे फास्टिंग और पोस्ट मील रिपोर्ट, पेशेंट की आयु, पेशेंट का वजन, पेशेंट की इकोनॉमी यानी दवाइयाँ लेने की क्षमता, पेशेंट का व्यवसाय यानी दिन में 2 बार या 3 बार दवाई लेने की क्षमता, और अन्य बीमारी की जानकारी जैसे लीवर, किडनी, हार्ट संबंधी बीमारियाँ। दवाई लेने में सावधानी। हर मरीज की दवाई इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, इसलिए ना तो किसी की देखा देखी दवाई बदलें और घर में एक से अधिक डायबिटीज़ के मरीज हों तो उनकी दवा अलग रखें। अपनी मर्जी से दवा बंद या कम ज़्यादा ना करें। दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। डायबिटीज़ कंट्रोल का मूल मंत्र। डॉक्टर को डायबिटिक पेशेंट से मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव यानी अधिक कैलोरी के भोजन का त्याग व शराब, तंबाकू छोड़ना। एक्सरसाइज और वॉक करना। रेगुलर दवाई लेना। एक बार शुगर कंट्रोल होने के बाद कम से कम महीने में 1 बार शुगर व बीपी का चेकअप करवाना। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब खून में ग्लूकोज यानी खून में ग्लूकोज लेवल का वांछित लेवल से कम होना। यह डायबिटीज़ के इलाज का कॉम्प्लिकेशन है और मेडिकल इमरजेंसी भी। मोटे मोटे तौर पर यह ब्लड शुगर का लेवल 70 से कम हो जाना है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर कम होना क्यों होता है? यह तब होता है जब दवाई गलती से ज़्यादा मात्रा में ली गई हो, या गलती से दवाई बदल गई हो, या दवाई ली है पर खाना मिस हो गया हो, यदि दवाई के साथ शराब का भी सेवन हो गया हो, या डायबिटीज़ का किडनी पर असर हो गया हो। हाइपोग्लाइसेमिया का पता पेशेंट को कैसे चलता है? हाइपोग्लाइसेमिया का पता पेशेंट को निम्नलिखित बातों से चलता है, जैसे चक्कर आना या धुंधला दिखना, अच्छा न लगना, खूब पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना, कुछ समझ न आना, बहुत नींद,
या बेहोशी आना, असामान्य व्यवहार करना या चिल्लाना। हाइपोग्लाइसेमिया खतरनाक क्यों होता है? हमारे शरीर को, खासकर ब्रेन को, एनर्जी के लिए 24 घंटे ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ग्लूकोज की आपूर्ति कुछ मिनट के लिए भी रुक जाए तो बेहोशी या दिमाग को और भी कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है। अतः हर डायबिटिक व उसके घर वालों को इस विषय की जानकारी आवश्यक है। हाइपोग्लाइसेमिया का मैनेजमेंट। हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण दिखने पर पेशेंट यदि होश में हो तो उसे मीठा, संभवतः ग्लूकोज खिलाना शुरू करें। शुगर की रीडिंग लेने का प्रयत्न करें। कम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हाइपोटैब नामक गोली हमेशा पास और तुरंत पेशेंट के मुंह में रखें, वह गोली गल जाएगी। पेशेंट यदि बेहोश हो तो मुंह से कुछ न दें। हाइपोटैब में तुरंत घुलने वाला ग्लूकोज है जो पेशेंट की शुगर लेवल बढ़ा देगा। अगली रीडिंग तक व डॉक्टर से संपर्क होने तक पेशेंट की दवाओं में से डायबिटीज़ की दवाएं हटा दें। हाइपोग्लाइसेमिया मैनेजमेंट में अतिरिक्त सावधानी। यदि पेशेंट अन्य दवाओं के साथ साथ वोग्लीबोज, अकारबोज नामक दवाओं पर है तो ओरल ग्लूकोज देते रहने से भी उनकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये दवाइयाँ अतड़ियों से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन रोकती हैं। तब सलाइन द्वारा ही ग्लूकोज देना पड़ेगा। हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट के घर वालों का रोल। पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षणों को पहचानना सीख लें। पेशेंट की जेब में डायबिटीज़ कार्ड कि पेशेंट को डायबिटीज़ है रखें। हमेशा हाइपोटैब पेशेंट की पहुंच में रखें तो पेशेंट की एडमिशन या कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ पेशेंट हर समय ठीक से खाना खा रहा है या नहीं इसकी नज़र रखें, क्योंकि गोली या इंसुलिन चालू रही और खाना मिस हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। रिपीटेड हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो किडनी फेलियर का साइन भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाई मेटाबोलाइज होकर पेशाब में निकलने की बजाय खून में ही घूमकर अपना असर बढ़ा रही है। कोई शारीरिक तकलीफ ना भी हो तो क्या डायबिटीज़ खतरनाक है? हाँ, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अक्सर पेशेंट किसी तकलीफ के ना होने के कारण दवाइयाँ बंद कर देता है या महसूस करता है कि 300-400 की शुगर लेवल्स तो उसके लिए नॉर्मल है। यह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि बढ़ी हुई शुगर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें होती है। पहली, खून का संचार करने वाली आर्टरी या वेन्स। दूसरी, सेंसेशन का संचार करने वाली नसें जिन्हें नर्व्स कहा जाता है। डायबिटीज़ में रक्त में बड़ी शुगर के फलस्वरूप ये दोनों प्रकार की नसें धीरे धीरे खराब होती जाती हैं। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ऊपर से नीचे। ब्रेन। दिमाग की नसों में जमा होने वाली एक्स्ट्रा चर्बी से स्ट्रोक या लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। आंखों में दोनों टाइप की नसों के खराब होने से धुंधलेपन से रेटिना खराब होने पर अंधापन तक हो सकता है। मोतियाबिंद भी आम इंसान के मुकाबले जल्दी होता है। हृदय की नसें खराब हो तो अंजाइना व हार्ट अटैक भी हो सकता है। डायबिटीज़ में हार्ट अटैक की खराब बात यह है कि बहुत बार पेशेंट को बिना दर्द वाला साइलेंट अटैक आता है। किडनीज की बात करें तो डायबिटीज़ में धीरे धीरे किडनी इतनी फेल हो जाती है कि डायलिसिस तक की नौबत आ जाए। डायबिटीज़ में पैरों में दोनों प्रकार की नसें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से पैरों में घाव या फोड़े होते हैं। पैरों में झंझनाहट होना या पैरों का सुन्न होना भी इसी कारण से होता है। और घाव फोड़े न भरने की वजह से उनमें इन्फेक्शन से पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। यह सब पैरों का सेंसेशन चले जाने के कारण घाव या चोट का पता नहीं पड़ने से होता है। डायबिटीज़ में पैरों की देखभाल। डायबिटिक पेशेंट खुद पैरों के नाखून ना काटें। नज़र धुंधली और पैरों में कम सेंसेशन के चलते उन्हें घाव हो सकता है। नहाने के बाद रोज़ अपने पैरों को देखना चाहिए कि उसमें कोई घाव तो नहीं। डायबिटिक पेशेंट के जूते अंदर से नरम होने चाहिए। जूते ना तो ढीले हों ना ही अधिक टाइट होने चाहिए। जूते खरीदने का सही समय शाम है, क्योंकि पैरों का चौड़ापन सर्वाधिक शाम को होता है। क्या ग्लूकोमीटर के शुगर की जांच विश्वसनीय है? आमतौर पर ग्लूकोमीटर की रीडिंग पैथोलॉजी लैब के मुकाबले 10-15% ज़्यादा आ सकती है, किंतु यह सुविधाजनक है। और दूसरी बात यह कि यदि शुगर ग्लूकोमीटर की रीडिंग से कंट्रोल में है तो लैब में तो होगा ही, और 2 लैब्स की रिपोर्ट में भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। ग्लूकोमीटर और उसकी स्ट्रिप्स को इस्तेमाल करने की सही टेक्निक डॉक्टर या केमिस्ट से जान लें। ऑपरेशन इत्यादि करवाना हो तो लैब से जांच करवाएं। क्या कभी पार्टी इत्यादि में ज़्यादा खाना हो या मीठा ज़्यादा हो तो गोली या इंसुलिन बढ़ा सकते हैं? सभी दवाइयों के लिए तो नहीं कह सकते, किंतु वोग्लीबोज 0.2 या 0.3 की गोली ऐसे समय में अपने रेगुलर डोज के अलावा एक्स्ट्रा ली जा सकती है, किंतु अपने डॉक्टर से पूछकर।
वोग्लिबोस अतरियों से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रोकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन कब शुरू करते हैं? वैसे तो सब तरह की ओरल दवाइयाँ व कॉम्बिनेशन लेकर भी जब शुगर कंट्रोल में नहीं आती हो तब शुरू करते हैं, पर अब नया कंसेप्ट यह है कि पैंक्रियास को पूरा निचोड़ने के बजाय अगर उसमें कुछ एक्टिविटी बाकी हो तो इंसुलिन का सपोर्ट देने से पैंक्रियास की लाइफ बढ़ जाएगी। क्या इंसुलिन के भी प्रकार होते हैं? हाँ, इंसुलिन के भी शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग ऐसी मोटी तौर पर 3 प्रकार होते हैं। यह इंसुलिन के खून में रहकर अपना काम करते रहने की क्षमता अनुसार डिफाइन होते हैं। वॉक या एक्सरसाइज करने से शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है? 2 प्रकार से होता है। पहला, कैलोरीज को बर्न करके। दूसरा, हमारी मसल्स, खासकर जांघ की मसल्स में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो शरीर की बची कुची इंसुलिन व दवाइयों को एक्सपोज हो जाते हैं और उनका प्रभाव बढ़ाते हैं। क्या इंसुलिन खुद लगा सकते हैं? हाँ, सब पेशेंट्स सीखकर घर पर ही लगा सकते हैं। इंसुलिन सिरिंज 2 प्रकार की होती है। पहली, ऑरेंज कैप, इसमें 1 ml में 100 यूनिट्स रहते हैं। दूसरी, रेड कैप, इसमें 1 ml में 40 यूनिट्स रहते हैं। इंसुलिन के प्रकार के अनुसार सिरिंज चुनी जाती है। गलत सिरिंज यूज़ करेंगे तो गलत डोज जाएगा। डायबिटीज़ में तनाव यानी स्ट्रेस को भी मुख्य कारण माना गया है। वो कैसे कम हो? आध्यात्म द्वारा एक इफेक्टिव तरीका है सहज योग, जो वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो चुका है। दिल्ली के लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज में इस पर रिसर्च हो चुका है। सहज योग से तनाव कैसे कम होगा? हमारे शरीर में 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम्स रहती हैं। पहली सेंट्रल, दूसरी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में 3 नाड़ियाँ होती हैं, लेफ्ट, सेंट्रल और राइट। लेफ्ट और राइट नाड़ियाँ ये सिंपैथेटिक नाड़ियाँ हैं जो कि हमें स्ट्रेस के लिए तैयार करती हैं। सेंट्रल नाड़ी यानी पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी जो हमारे सिस्टम को सूद करती है। हम अपने आप इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, किंतु हमारे अंदर कुंडलिनी नामक शक्ति उसको करती है। पुराने ज़माने में हमारे साधु संत इस शक्ति को जगाने का कार्य जानते थे, किंतु 1970 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने आम इंसान के अंदर इसको जागरूक करने का तरीका सहज योग निकाला, जिसके लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए 180030700800 इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करें। तो फाइनली डायबिटिक पेशेंट की संपूर्ण केयर के लिए 60 साल से कम आयु वालों के लिए शुगर टाइट कंट्रोल की जाती है, यानी पोस्ट मील शुगर 200 से कम रखी जाती है। बुजुर्गों को हाइपोग्लाइसेमिया ना हो इसलिए उनकी शुगर टाइट कंट्रोल नहीं की जाती। महीने में कम से कम 1 बार शुगर या बीपी की जांच जरूर करवाएं। स्वयं रोज पैरों की जांच करें। हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट करवाएं। साल में 1 बार ECG, एक्सरे चेस्ट, पैरों की न्यूरोपैथी जांच, सीरम क्रिएटिनिन और आंखों की जांच करवाएं। यदि आप अमरावती या आसपास रहते हैं तो हर महीने के पहले रविवार को डायबिटीज़ कंट्रोल कैंप, जिसमें अल्प दामों में शुगर व बाकी चीज़ें चेक की जाती हैं। इस दिन तपासणी फी नहीं लगती व दवाइयों के सैंपल मिल सकते हैं। संपर्क करें आशा क्लिनिक, कृष्णानगर, अमरावती। फ़ोन नंबर 072125777893। थैंक यू। अगले किसी भी विषय की जानकारी के लिए पेज से जुड़े रहिए व किसी सवाल या सुझाव के लिए भी आप आमंत्रित हैं। हमें मोबाइल पर कांटेक्ट करने के लिए 9326865717 यह नंबर डायल करें। आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9370616660।